हाँ जी, कल बात चल रही थी कॉम्प्लेक्स लिमिटेशंस ऑफ कंपनी की, जिसमें कल फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया था कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। पहली लिमिटेशन इसकी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है? टाइम लगना। कॉम्प्लेक्स एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है, और इसको बनाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। क्या रीज़न है इसका? क्यों इसको एक कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस माना गया है? क्यों बताओ? हाँ जी, मेंबर्स ज़्यादा हैं, हाँ ये रीज़न है, बट इसको शुरू करने में ही कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेशन क्योंकि इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली इसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही इसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज एक्सपेंसिव प्रोसेस टू फॉर्म अ कंपनी। कंपनी को फॉर्म करना टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है। दूसरा क्या है आपका? लैक ऑफ सीक्रेसी। ये क्या पॉइंट था? इसमें जब एक कंपनी अपने अकाउंट शेयर कर लो सीक्रेसी है। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स हैं जनरल पब्लिक से भी इन्वॉल्व होते हैं, एंड द कंपनी हैज़ टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विद ऑल द शेयर होल्डर्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ठीक है, दो दे चूज देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू टेक डिसीजन, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जो भी डिसीजंस लेने होते हैं द कंपनी हैज़ टू शेयर देम, दे हैव टू पब्लिश द अकाउंट ऑल्सो। ठीक है ना, एज पर जो कंपनीज एक्ट में बताया गया कि इसको अपनी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक को डिस्क्लोज करनी कंपलसरी है, तो यहाँ पर कोई सीक्रेसी नहीं रहती। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? इम्पर्सनल एनवायरनमेंट। इम्पर्सनल मतलब एक दूसरे से आपस में अटैचमेंट कम होती है। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ऑनर्स हैं दे डोंट टेक रेगुलर पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस, है ना। वो पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं? ओनली इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि दे ओनली चूज रिप्रेजेंटेटिव्स टू टेक डिसीजंस। ठीक है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। समझते हो क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव का? क्या मतलब है? हमारे बदले तो हमारे बिहार पर, ये जो हमारे व्यू पॉइंट को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उनको। और उन रिप्रेजेंटेटिव को जिनको ये लोग चूज करते हैं शेयर होल्डर्स, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का पूरा बोर्ड, बोर्ड मतलब ग्रुप, ग्रुप को जो डायरेक्टर्स का ग्रुप है उन लोग वो लोग बोर्ड कहलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या, मैनेजमेंट कोई और कर रहा है और उसका जो बेनिफिट है, उसका जो प्रॉफिट है वो किसी और को मिलेगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे जनरली हायर प्रोफेशनल मैनेजर्स। ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजर्स चार्ज फीस और सैलरी फॉर देयर वर्क। ठीक है, तो उनके डिसीजन से कंपनी ग्रो करती है, कंपनी को बेनिफिट होता है, और वो बेनिफिट किसके पास जाता है? प्रॉफिट किसके पास जाएगा? हाई प्रॉफिट होगा तो ऑनर्स के पास, जिन्होंने कंपनी में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो एक तरह से क्या होगा कि जो बिजनेस चला रहा है उसको तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा, उसको तो अपना एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रहा है, लेकिन जो बिजनेस में केवल पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं जो लोग, उनको प्रॉफिट का पार्ट मिल रहा है। तो इस वजह से जो बिजनेस चलाने वाले जो मैनेजर्स हैं उनकी उस कंपनी के साथ लॉयल्टी कम रहती है। वो केवल उतना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जितने के बदले में उनको सैलरी मिली है। एक जब हमें ही जो अपनी जब कोई पर्सनल चीज़ होती है उसके साथ जिस अटैचमेंट और जिस लॉयल्टी के साथ हम लोग काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो थोड़ी सी यहाँ पर कम होती है। ठीक है, इसके बाद न्यूमरस रेगुलेशंस। न्यूमरस का मतलब क्या है? बहुत सारे रेगुलेशंस, रूल। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो इसका वही है कि कंपनीज एक्ट 2013 ही अपने आप में, उसमें ही कम से कम 500 सेक्शंस हैं। देयर आर मोर देन 500 सेक्शंस ऑन डिफरेंट मैटर। वहाँ पर कोई भी काम, हर चीज़ एज पर रूल्स होती है। कोई भी डिसीज़न लेना है, कोई भी आपने किसी भी तरह का डिसीज़न लेना है,
उसके लिए सब सोचो 500 सेक्शंस बने हुए हैं और हमें उन सेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम किसी भी सेक्शन को फॉरवर्ड करते हैं या नेगलेक्ट करते हैं तो उससे हमारे अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो उसमें हर चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। फिर अ कंपनी इज बर्डन विद न्यूमरस रिस्ट्रिक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ आस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑडिट, voting, filing of reports and preparation of documents, and is required to obtain various certificates from different agencies। रजिस्ट्रार, जैसे रजिस्ट्रार से लेना, जैसे सेबी है, सेबी देखती है इनके शेयर मार्केट में कोई फ्रॉड ना हो जाए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स है। ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आजकल बात चलती है, कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चलती है, तो सब जगह सबसे पहले एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। इवन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय लॉ ना भी हो तो भी पब्लिक फिर एक्सपेक्ट करती है। जैसे अब कोविड टाइम्स आया तो उस वक्त पब्लिक ने क्या एक्सपेक्ट किया कि हमारी गवर्नमेंट तो हमारे लिए कर ही रही है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, या जो मतलब ज़्यादा जिनकी अर्निंग बहुत अच्छी है, चाहे वो एक्टर्स हो गए, चाहे वो प्लेयर्स हो गए, या वो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उस वक्त भी पब्लिक ने सबसे पूछा इन लोगों से कि व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स फेसिंग दिस नेचुरल डिजास्टर, कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें आप लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो इन लोगों ने अपनी तरफ से बढ़ चढ़ कर कंट्रीब्यूट किया भी, और जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं भी किया उनको एक तरह से पब्लिक की एक उसका सामना करना पड़ा, पब्लिक की क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर चाहे प्रॉफिट वो कमा रहे हैं, अर्निंग वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सोसाइटी ये मानते हैं कि वो प्रॉफिट इसीलिए कमा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी उनको कमाने का, अर्निंग करने का मौका देती है। वी आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू अर्न बिग प्रॉफिट्स, ठीक है। दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, सो दे मस्ट कंट्रीब्यूट, दे मस्ट कम फॉरवर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो बाय लॉ तो इनसे सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं ही हैं, लेकिन मोरली भी एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का सामना करना होता है। दे हैव टू थिंक अबाउट द सोशल वेलफेयर अलॉन्ग विथ द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। डिले इन डिसीजन मेकिंग, ये क्या पॉइंट है डिले इन डिसीजन मेकिंग? कि बहुत सारे ओनर हो गए, सबसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, दे हैव टू कंसल्ट सो मैनी पीपल बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं और उससे क्या होता है, दे हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर फॉर कॉलिंग अ मीटिंग, डिस्कसिंग ऑन द मैटर, और फिर उसमें भी होता है कि मैटर डिस्कस किया तो हाउ मैनी ऑफ देम आर इन फेवर ऑफ द डिसीजन। तो क्या है कि कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आती है, खासतौर पर कोई स्पेशल जब केस होता है, तो दे हैव टू फॉलो द लीगल प्रोसीजर बिफोर टेकिंग डिसीजन ऑल्सो। मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कॉल अ मीटिंग, ठीक है, टू पुट द प्रपोजल इन द मीटिंग, दैन टेकिंग कंसेंट फॉर द डिसीजन, ठीक है। अगर कंसेंट ना हुई तो उसमें रिवीजन करके कंसेंट लेना, तो इस तरह से यहाँ पर टाइम बहुत लगता है, ठीक है। कंपनीज आर डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज फॉलोड बाय द टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो तो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, और वो लोग फाइनल अप्रूवल देते हैं। लेकिन वो लोग, उनको प्रपोजल कौन देता है, प्रपोजल देते हैं उनके प्रोफेशनल मैनेजर्स, जिनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। और वो लोअर लेवल मैनेजर्स से होते होते प्रपोजल्स, सजेशंस, रिपोर्ट्स वगैरह सबसे ली जाती है, और इसके बाद जो है मेन प्रपोजल बनाया जाता है। और वो मेन प्रपोजल आजकल आप कभी सुनते होंगे टीवी सीरियल्स में या किसी मूवी में कि प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं। आजकल तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा ना, लैपटॉप लेकर गए, पीपीटी दिखा रहे हैं, प्रोजेक्टर पर दिखा रहे हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो वो पीपीटी तैयार करना ही अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीपीटी बोला जाता है। आप लोगों ने पीपीटी नहीं देखी है? देखी है? देखिए पीपीटीज, आपकी पीपीटीज पर आपको डीओई की क्लासेस के लिंक मिलते हैं? नहीं,
चलो मैं आपको पीपीटी क्लास के लिंक भेज दूँ। तो इस तरह से इन सब में टाइम लगता है, इस वजह से डिले होता है। ऑलिगार्चिक मैनेजमेंट, ऑलिगार्चिक वैसे तो देखो इसमें कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? सभी लोग मिलकर वोटिंग राइट है कि द डिसीजंस आर टेकन कलेक्टिवली बाय ऑल, उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। ऑल एवरीबडी हैज इक्वल राइट टू टेक डिसीजन, ठीक है। या तो वो आकर डायरेक्टली डिसीजन ले लें, अदरवाइज दे कैन टेक डिसीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो डेमोक्रेसी है। बट इसमें एक होती है ऑलिगार्चिक। ऑलिगार्चिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, जहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का राज चलता, उसको हम कहते हैं ऑलिगार्ची। इसमें ये कह रहे हैं कि कहने को डेमोक्रेसी है, बट देखा जाए तो इसमें ऑलिगार्ची चलती है। रीज़न क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स की जो ऑनरशिप है, दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। और जो बिग जो शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग बिजनेस को एक तरह से कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग राइट्स हैं वो वन मैन वन वोट नहीं है। जैसे हमारा ये होता है ना, नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं, तो कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, उसको एक ही वोट मिलती है। उसकी अमीरी के आधार पर उसको ज़्यादा वोटिंग राइट नहीं होते, ठीक है ना। यानी एक व्यक्ति ने वोट डाला तो उसका एक ही वोट काउंट होता है। लेकिन जब कंपनी में वोटिंग होती है तो वोट वन मैन वन वोट नहीं होता, बल्कि वन शेयर वन वोट होता है। वन शेयर वन वोट का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपके पास 10 शेयर हैं और आपने किसी डिसीजन में वोट किया, तो आपके 10 वोट माने जाएंगे। एक व्यक्ति के पास 1000 वोट हैं, उसने उस डिसीजन में वोटिंग की, तो उसकी तरफ से 1000 वोट माने जाएंगे। किसी दूसरे व्यक्ति के पास 10,000 वोट शेयर्स हैं, तो उसके 10,000 वोट्स माने जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए, अब मान लो वोटिंग हो रही है, 10 शेयर होल्डर्स ने वोटिंग की, उसमें से 8 शेयर होल्डर्स के पास टोटल मिलाकर करीब 8,000 शेयर थे। किसी के पास 1000, किसी के पास 2000, किसी के पास 4000। 8 शेयर होल्डर्स के पास टोटल 8,000 वोट्स थे या 10,000 वोट्स थे। 2 शेयर होल्डर्स के पास या एक शेयर होल्डर के पास, अकेले के पास 50,000 वोट थे, ठीक है। अब डिसीजन लिया जा रहा था कि वेदर टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच ऑफ द बिजनेस और नॉट। 8 लोगों ने या 9 लोगों ने मना कर दिया। दे वोटेड, 9 लोग कौन से? जिनके पास कुल मिलाकर 10,000 वोट थे, 10,000 शेयर थे। तो 9 लोग थे, वो लोग काउंटिंग करें तो दे 9 पीपल डिड नॉट फेवर दैट डिसीजन, बट द पर्सन जिसके पास 50,000 वोट थे, ही फेवर्ड द डिसीजन। तो क्या हुआ? उसी का डिसीजन चला, क्योंकि उसके फेवर में 50,000 वोट गए और अगेंस्ट 10,000 वोट गए। तो यहाँ पर क्या है? वन शेयर वन वोट है, वन मैन वन वोट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल है, जिसके पास फाइनेंशियल पावर्स ज़्यादा हैं, उसके पास वोटिंग राइट्स भी ज़्यादा हैं। और इसकी वजह से क्या होगा? उसका जो डिसीजन है वो ओवर रूल करने लगता है ऑन अदर न्यूमरस इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर ऑलिगार्ची चलती है ज़्यादातर, कि जो है मतलब एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है। शासन एक राजा वाली व्यवस्था होती है ना, जो एक राजा से उसका बेटा, बेटे से उसका बेटा, क्योंकि शेयर्स जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा ना, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि इसका बेटा, फिर अब वो एक नाम से जो है वो कंपनी चलती रहती है, जबकि उसके अंदर शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो हम लोग उसको केवल एक अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी की इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं कि भाई अगर रिलायंस इंडस्ट्री, इसका मतलब मुकेश अंबानी। बट इज ओनली मुकेश अंबानी द शेयर होल्डर? नो। क्या हो रहा है? फोन आ रहा है। ये वही लड़की है, फिर फ़ोन कर दिया।